हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। ये आपकी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की दूसरी क्लास है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं देखेंगे कि क्या होती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पत्ती क्षेत्र सूचकांक क्या होता है, मतलब कि लीफ एरिया इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है। तो यह अवधारणा डीजे वाटसन द्वारा 1948 में दी गई थी। ये जो पत्ती क्षेत्र सूचकांक या लीफ एरिया इंडेक्स है, इसे वाटसन ने दिया था। ठीक ठीक है, डीजे वाटसन ने 1948 में दिया था। अब इसका फार्मूला ये है, आप देख लीजिए कि लीफ एरिया इंडेक्स बराबर लीफ एरिया मीटर स्क्वायर में बटे ग्राउंड एरिया मीटर स्क्वायर में। मतलब कि जो लीफ एरिया होता है, लीफ एरिया को ग्राउंड एरिया से भाग करके हम लीफ एरिया इंडेक्स को निकालते हैं। अगला है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। तो जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है वो हमारा इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। उसी से पता चलता है इंटरक्रॉपिंग जो हमारी है वो बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है। तो ये होता क्या है, ये देखें, भूमि समतुल्य अनुपात इसे हिंदी में कहते हैं। तो एक फसल द्वारा धारण क्षेत्र से उत्पादित उपज एवं इंटरक्रॉपिंग में प्राप्त उपज का अनुपात ही भूमि समतुल्य अनुपात कहलाता है। तो यहाँ ये फार्मूला लिखा हुआ था, लेकिन ये कुछ गड़बड़ सा हो गया है, इसलिए ये आपका कैसे होगा कि LER बराबर होता है YAB बटे YAA प्लस YBA बटे YBB। ठीक है, ये ऐसा फार्मूला है, तो ये आप याद रखिए। जहाँ पर YAB का मतलब होता है यील्ड ऑफ ए क्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग, मतलब इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत जो है ए और बी की यील्ड कितनी है, वो हो गया YAB। और YBA का मतलब है इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत बी फील्ड जो है, बी फील्ड की यील्ड। ठीक है, और वहीं पर YAA की बात करें तो यील्ड ऑफ ए क्रॉप इन सोल क्रॉपिंग। जब एक इंटरक्रॉप में ना बोकर अकेले जो फसल बोई जाती है, तो ए क्रॉप जो है उसकी यील्ड को हम YAA से डिनोट करते हैं यहाँ पर। और YBB जो है ये यील्ड ऑफ बी क्रॉप इन सोल क्रॉपिंग। अगर और यहाँ पर जो बी क्रॉप है उसको उसको जब हम अकेले उगाते हैं तो उसकी जो यील्ड होती है वो YBB से डिनोट की जाती है। इस फार्मूला के माध्यम से हम भूमि समतुल्य अनुपात को निकाल सकते हैं। अब जो हमारा भूमि समतुल्य अनुपात होता है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो होता है, वो हमारा अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये माना जाता है कि जो भी हमारी इंटरक्रॉपिंग है वो बेनिफिशियल है। और जब LER इक्वल टू 1 आता है, जब 1 के बराबर आता है, तो ना तो उसमें लाभ होता है, ना तो वो बेनिफिशियल होता है, और ना ही वो लॉस में जाता है। ठीक है, वो इक्वल होता है। और जब हमारा LER जो है वो लेस देन 1 आता है तो फिर हमें उसमें लॉस होता है। तो वो जो भी इंटरक्रॉपिंग है वो बेनिफिशियल नहीं मानी जाएगी, वो डिसएडवांटेज हो जाता है उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि क्रॉपिंग गहनता क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत से ली जाने वाली फसलों की संख्या जो भूमि के उपयोग दक्षता को दर्शाती है, फसल गहनता कहलाती है। एक वर्ष में एक ही खेत में जो फसलें उगाई जाती हैं उनकी जो संख्या होती है भूमि उपयोग दक्षता को दर्शाती हैं। ठीक है, वही हमारी फसल गहनता कहलाती है। यह सकल बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से विभाजित करके और 100 से गुणा करके निकाली जाती हैं। तो ये आप ये फार्मूला देख सकते हैं, ये फार्मूला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल क्रॉप्ड एरिया अपान नेट सोन एरिया इंटू 100। इस सूत्र के माध्यम से हम
क्रॉपिंग इंटेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मतलब परिवर्तित होना, ठीक है। चक्र मतलब होता है, तो उसी से सिद्ध होता है कि एक ही भूमि में साल दर साल अलग अलग फसलें उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। कहने का मतलब है एक फसल जो हम बोएंगे दोबारा फिर उसी फसल को नहीं ना बो करके दूसरी फसल को हम उसमें उस खेत में बोएंगे। जैसे कि अभी हमने अनाज वाली उगाई तो अनाज वाली के बाद दलहनी फसलें उगा लेंगे। जैसे उथली जड़ वाली फसलें उगाई, उथली जड़ वालों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगा लेंगे। इस हिसाब से परिवर्तित करते रहना ही हमारा क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है। यहाँ पर लिखा है जैसे अनाज की खेती के बाद अगले साल दलहनी फसलें उगाना। यहाँ पर ये मेन उद्देश्य होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे, उसका ह्रास ना हो, इसलिए ये क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है। क्रॉप रोटेशन के थ्रू हम बीमारियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, खरपतवारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसी फसल है जिसमें हम वो जो फसल अभी उगा रहे हैं उसके बाद उसमें उगने वाले कुछ ऐसे खरपतवार होंगे जो अगर हम उसी फसल को उगाएंगे तब होंगे, लेकिन अगर दूसरी फसल उगा रहे हैं तब नहीं होंगे। इसलिए क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे उनमें नियंत्रण होता है, कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में ये लाभकारी होता है जो क्रॉप रोटेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रॉप रोटेशन जैसे हैं चावल, चावल के बाद सरसों, सरसों और फिर मूंग, ठीक है। ये क्रॉप रोटेशन का है कि मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉप रोटेशन। आगे हम बात करेंगे फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो फसल चक्र सघनता जो है इस फार्मूले के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं। फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में वर्षों की संख्या गुणे 100। इसके तहत हम वो निकाल सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी किसकी कितनी है। तो अगर एक वर्ष के लिए फसल चक्र सघनता ज्ञात करनी है, जैसे कि मान लीजिए दो फसलें हैं यहाँ पर हमारी, एक तो हमारी हो गई मटर और दूसरी धान, तो इसकी एक साल की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आएगी कि 200 आएगी। कैसे कैसे देखिए, यहाँ पर फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या, तो यहाँ पर कितनी फसलें हैं? 2, हम यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। और दूसरा बात करेंगे फसल चक्र में वर्षों की संख्या, तो हमारी धान की जो फसल है ये खरीफ में उगा ली जाएगी और मटर की जो फसल है ये हमारी रबी में उगा ली जाएगी। तो ये हमारी एक साल के अंतर्गत ही दोनों फसलें आती हैं, एक साल के अंदर ही दोनों फसलें हमारी उगाई जाएंगी। इसलिए यहाँ पर फसल चक्रों की जो संख्या है वो हम यहाँ पर 1 रखेंगे और इंटू 100 करेंगे, ठीक है। 2/1 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 200। हमेशा इसे परसेंटेज में डिनोट करते हैं तो 200% आएगा। इस तरह से ये एक वर्ष का फसल चक्र सघनता हो गई। और यहीं पर 2 साल की अगर बात की जाए तो ये हमारा लिखा हुआ है 2 वर्षों के लिए फसल चक्र सघनता। इसमें क्या क्या दिया गया है? मूंगफली, गेहूं, गन्ना। गन्ना आपका कितने साल में होता है? सदैव 1 साल में होता है, पूरा 1 साल ये ले लेता है। बाकी आपकी मूंगफली और जो ये खरीफ की फसल हो गई और ये जो गेहूं है ये आपका रबी की फसल हो गई। तो ये दोनों जो आपकी फसलें हैं ये 1 साल में होंगी और गन्ना पूरा अपना 1 साल लेगा। तो कितने साल हो गए? फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या कितने हो गए? 2। और यहीं पर हम बात करें वो फसलों की संख्या कितनी हो गई? 3, ठीक है। कौन कौन सी? मूंगफली, गेहूं, गन्ना, ये 3 हो गई, ठीक है। और फसल चक्र में वर्षों की संख्या, तो 1 साल तो हमारा ये दोनों ले लेगा और दूसरा साल गन्ना ले लेगा। तो कितने हो गए? 2 साल हो गए। अब इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? अगर इंटू करेंगे 100 करेंगे तो हमारा 133 आएगा, ठीक है। तो 133% ये आपकी 2 साल की फसल चक्र सघनता हो गई। इसी तरह हम 3 साल का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गन्ना दिया हुआ है और ये पेड़ी भी गन्ने की पेड़ी होती है, तो ये दोनों 2 साल ले लेंगे। 1 साल ये लेगा और 1 साल ये, 2 साल ये हो गए। और ये दोनों फसलें धान और आलू जो हैं ये आपकी 1 साल ये ले लेंगी। तो यहाँ पर आपका सीधा सा है 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ये तो 2 साल का 133 आपको बता दिया, वो रॉन्ग हो गया था। ये 2 साल का कितना आएगा? 150, ठीक है।
कैसे, देखो मूंगफली और गन्ना जो है आपका, ये दोनों कितने हो गए, फसलें हो गई 3, और वर्ष कितने हो गए 2 इंटू 100, तो 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 50, 50 का हम 3 से गुणा करेंगे तो सीधा 150 आएगा, ठीक है। तो हमारा 2 साल का जो है वो 150 हो जाएगा, 150%। उसी तरह इसका जो है वो इसमें आएगा 133%। इसी तरह हम अन्य फसलों का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न किसी निश्चित भूखंड पर फसलों के वितरण पैटर्न को ही क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो किसी भी निश्चित भूखंड पर हम किस हिसाब से फसलों के वितरण करेंगे, किस हिसाब से फसलों को बांटेंगे, तो वहीं एक पैटर्न जो होगा वही हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा। यह देख सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला सस्यावर्तन सस्ययन क्रम कहलाता है, फसल प्रारूप कहलाता है, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन है इसकी क्रॉपिंग पैटर्न की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्ययन योजना, क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है। तो यह एक सुव्यवस्थित योजना है जिसके अंतर्गत मृदा उर्वरता बनाए रखते हुए अधिकतम उपज और लाभ के लिए खेत के विभिन्न हिस्सों में समय व स्थान के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर फसलें लिख गया है, सही कर लेना आप, फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारा समय व स्थान के अनुसार हम फसलों का जो भी विभिन्न खेतों के हिस्सों में उगाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सस्टेन योजना या फिर क्रॉपिंग स्कीम कहलाती है। अब क्रॉपिंग स्कीम जो है हमारी, ये क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग पैटर्न का मिला जुला रूप होता है। ये दोनों चीज़ें इसमें अपनाई जाती हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें अपनाई जाएंगी, क्रॉप रोटेशन भी और क्रॉपिंग पैटर्न भी। अगला हमारा है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, किसी खेत या कृषि क्षेत्र में एक निश्चित समय में फसलों के उगाने का अनुक्रम और उनका प्रबंधन, जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है उसमें होता है कि हमारे जो एक निश्चित क्षेत्र है या निश्चित जो समय है उनमें फसलों को उगाने का जो अनुक्रम वगैरह होता है, उनका जो भी है हमारे जो भी बाकी प्रबंधन हैं उनके अनुरूप हमारी सारे क्रियाएं करना, ताकि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, ठीक है। यह एक विशिष्ट फसल प्रारूप का भूमि, जल और पर्यावरण जैसे उपलब्ध कृषि संसाधनों के साथ संबंध होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी हम मान लीजिए क्रॉपिंग पैटर्न यूज करेंगे या जो भी फसलें लगाएंगे तो उनका सीधा भूमि, जल और पर्यावरण जैसे उपलब्ध कृषि संसाधनों के साथ संबंध होता है। मतलब कि उसी हिसाब से हम उनका उपयोग करेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से हमारे पास जल हो या फिर अन्य संसाधन जो भी हैं हमारे पास उपलब्ध हों, उन्हीं के अनुसार हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि जो है इसमें क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम में जो भी स्पेस वगैरह है, हमारा स्पेस का अरेंजमेंट के साथ, मतलब सभी जो सोर्स हैं उनका हम अपने स्पेस मतलब कि स्थान या सोर्सों का एक साथ जो भी प्रबंधन करेंगे वो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगा। ये हो गया हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। तो अब यहीं पर ये क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स की बात की जाए तो क्रॉपिंग सिस्टम जो हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मोनोक्रॉपिंग और दूसरा होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, उसमें पूरे साल में हम क्या करते हैं कि एक ही फसल को उगाते हैं, ठीक है। और मल्टीपल क्रॉपिंग में हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं, फसलों को परिवर्तित करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलीलोपैथी। एलीलोपैथी क्या होती है, तो किसी एक फसल के द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ का दूसरे फसल पर
परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव एलीलोपैथी कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी जड़ों वगैरह से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो दूसरी फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो वही आपके जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उन्हीं के पूरे प्रभाव को हम क्या कहते हैं, एलीलोपैथी कहते हैं। यह हानिकारक प्रभाव प्रायः एक पौधे के जड़ द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ का या किसी प्रजाति के अवशेष के सड़ने से उत्पन्न होता है। ये जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है ये या तो जड़ों के द्वारा रिलीज किया जाता है या फिर क्या होता है कि पुरानी जो भी हमारी फसल अवशेष जो बच जाते हैं उनके सड़ने के बाद वो केमिकल रिलीज होते हैं जो दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बात करेंगे, यह संबंधित पौधों के अंकुरण, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। यह क्या करता है कि पौधों के मान लो बीजों का जो अंकुरण होता है उसको प्रभावित करेगा और या फिर अंकुरित हो गए तो पौधों की वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित ये करता है। ठीक है, अब यही हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एलीलोपैथी। तो एलीलोपैथी के प्रकार, तो पहला है सत्य एलीलोपैथी। सत्य एलीलोपैथी क्या होता है, हानिकारक पदार्थ किसी पौधे से उसी अवस्था में निकलता है जिस अवस्था में वह दूसरे फसल पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पदार्थ जो भी केमिकल पदार्थ वगैरह जो भी है वो किसी पौधे से उसी अवस्था में रिलीज होके वो जा करके दूसरे पौधे को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कार्यात्मक एलीलोपैथी, मतलब फंक्शनल एलीलोपैथी। तो फंक्शनल एलीलोपैथी जो होते हैं, ऐसे एलीलोपैथी में हानिकारक पदार्थ का पूर्वावस्था निकलता है जो बाद में कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्रियाशील हानिकारक पदार्थ में बदल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि वो एक रूप में निकलता है, मतलब प्रिकॉर्सर के रूप में निकलता है। पूर्वावस्था का मतलब होता है प्रिकॉर्सर, ठीक है, प्रिकॉर्सर के रूप में निकलता है और फिर सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा उसको क्रियाशील बना दिया जाता है जो हानिकारक पदार्थ में वो बदल जाता है और जाकर के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया एलीलोपैथी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, एक निश्चित खेत में या क्षेत्र में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना। जैसे मान लीजिए हमारा कोई खेत है तो उसमें हम पूरे वर्ष में केवल एक फसल उगाएंगे, चाहे तो धान उगा लिया या फिर गेहूँ उगा लिया। ठीक है, एक ही फसल उगाएंगे और दूसरी फसल फिर नहीं उगाएंगे। पूरे साल में एक बार में एक मतलब पूरे वर्ष में एक फसल उगा के फिर उसे हम प्रति छोड़ देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग। वहीं पर मोनोकल्चर, मोनोकल्चर की अगर बात करें तो किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना, जैसे धान धान धान। कहने का मतलब है पूरे वर्ष में अगर हमें उगाना है तो हमने एक बार धान उगाया, दूसरी बार फिर धान उगाया, तो हम ये फसल ही यही लगातार साल दर साल यही फसल उगाते रहते हैं। ठीक है, धान 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 हो गया। ठीक है, ये आपके मोनोकल्चर हो गई। अगला बात है आपकी बहुफसलें, मतलब मल्टी क्रॉपिंग। यहाँ पर भी फैसले लिख गया है तो ये फसलें हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग की बात करें तो ये एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलें बोना मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। कोई भी खेत है उसमें दो या दो से अधिक फसलों को जब हम उगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी क्रॉपिंग कहेंगे। तो मल्टी क्रॉपिंग भी दो प्रकार का होता है, पहला मिक्स्ड क्रॉपिंग और दूसरा क्या है, इंट्रा क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि कोई रेशियो नहीं निर्धारित होता है, इसमें हम बस फसलों के बीज को लेंगे, दो ले लिए जो भी ले लिए या दो से अधिक लेंगे और बीज को आपस में मिक्सचर कर लेंगे। मिक्सचर करने के बाद हम सीधे बो देंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर इंट्रा क्रॉपिंग क्या होती है, एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान पैटर्न पर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना अंतरा फसलें कहलाती हैं। तो लेकिन इसमें इंट्रा क्रॉपिंग में क्या होता है, इसमें एक रेशियो निश्चित होगा कि अगर हम कोई फसल, मुख्य फसल जो है उसको हम 4 लाइनों में बो रहे हैं तो फिर दूसरी जो हम इंटर क्रॉपिंग के रूप में यूज कर रहे हैं वो हमारी एक रेशियो में वो भी होगी, एक लाइन बोई जाएगी या फिर 2 लाइन बोई जाएगी, तो उसे हम इंटर क्रॉपिंग कह देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है व्हीट प्लस मस्टर्ड। तो व्हीट प्लस मस्टर्ड का अगर गेहूं के साथ सरसों बोते हैं तो उसका रेशियो क्या होता है, 9:3
एक होता है। 9 लाइनें अगर गेहूं की हैं तो एक लाइन वहाँ पर सरसों की बोई जाएगी। वहीं आगे हम बात करेंगे ग्राम प्लस मस्टर्ड की। ग्राम मतलब चना और सरसों जब बोते हैं तो 4:1 या फिर 6:1 के रेशियो में हम बोते हैं। तो ये आपकी मल्टी क्रॉपिंग हो गई। आगे हम बात करेंगे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। मतलब कि ये आपकी जो होती है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ उगाना। इसमें होता है जैसे हमारी कोई लंबी फसल है, उसके साथ हम छोटी फसल को उगा लेंगे, या मतलब विभिन्न स्तरीय फसलें होती हैं। ये एक ही स्तर की ना होकर के बहु स्तरीय फसलें होती हैं। हिंदी में इसे बहुस्तरीय क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नारियल के बागानों में हम काली मिर्च उगा लेते हैं या फिर और कुछ उगाते हैं, तो उसे हम मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग। तो पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल को बोना या लगाना रिले या अविराम फसलें कहलाती हैं। इसे अविराम फसलें भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी पहली जो फसल है वो खड़ी होती है, वो कटी नहीं होती, उसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती है कि हम दूसरी फसल को उसी में बो देते हैं। ठीक है, उसकी बुआई कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं। तो ऐसी क्रॉपिंग को क्या कहेंगे? रिले क्रॉपिंग कह देते हैं। जैसे धान की कटाई से पूर्व अलसी को बोना। तो अगर हम जब धान की कटाई से पूर्व हम अलसी को उसमें बो देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। और इसी को ही पश्चिम बंगाल व बिहार में पैरा क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। इसे पैरा कहते हैं वहाँ पर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसी को उटेरा के नाम से जाना जाता है। अगली बात करेंगे कैच क्रॉपिंग, या कैच क्रॉप क्या होती हैं। तो जब मुख्य फसल नष्ट हो जाए और मुख्य फसल उगाना संभव ना हो तब छोटी अवधि व जल्दी पकने वाली फसलें बोना ही कैच या अल्पावधि फसल कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोई भी फसल जो है बोई हुई है पहले से किसी भी क्षेत्र में, या फिर वहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ गई, या किसी कारणवश हमारी जो भी मुख्य फसल है वो पहले से बोई हुई वो हमारी नष्ट हो गई। ठीक है, अगर नष्ट हो गई तो अगर हमारी फसल 4 महीने की है, उसको नष्ट होने में 1 महीना लग गया, 1 महीने में वो नष्ट हो गई, तो हमारे पास अगर मान लीजिए 3 महीने बचे तो 3 महीने में हम दोबारा उस फसल को नहीं ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, या हो सकता है वो जर्मिनेट ही ना हो, फिर से ख़राब हो जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, उस क्षेत्र पर हमें दूसरी फसल उगानी पड़ेगी। तो अगर हम दूसरी कोई भी ऐसी फसल उगाएंगे जो जल्दी पकने वाली होगी और या फिर कम अवधि की होगी, ठीक है, तो वैसी फसल को उगाना ही हम क्या कहते हैं? कैच क्रॉप। मतलब कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसको वो कैच कर ले। कैच करने का मतलब कि उसको वो पकड़ ले, ठीक है, नुकसान ना होने दे। तो वही उसी शब्द से ये है कैच क्रॉप। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम बहुत ही जल्दी पकने वाली या बहुत ही कम अवधि की फसलों को उगाते हैं, जैसे उड़द वगैरह हो गया, मूंग हो गया, या फिर प्याज हो गया, इनको हम ग्रो कर लेते हैं। तो ये आपकी हो गई कैच क्रॉप। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रैप क्रॉप। ट्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रैप कर लेना। ठीक है, तो ट्रैप क्रॉप में होता है यह फसलें मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती हैं जो कीटों व बीमारियों को मुख्य फसल तक नहीं पहुंचने देती हैं। क्या होता है कि हम जो भी हमारी एक खेत में एक मुख्य फसल लगी होती है, ठीक है, अब मुख्य फसल में कुछ ऐसे कीट होते हैं जो नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं, तो लेकिन कुछ क्रॉप्स में वो उनका उल्टा काम करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कुछ मतलब कि नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन वो क्या की जाती है, उस फसल के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। ठीक है, तो उन फसलों को हम बाउंड्री पर लगा देते या फसलों के किनारे किनारे लगा देते, ताकि वो फसलें आएँ, वो कीट वगैरह आएँ तो फिर सीधा उन्हीं पर अटैक करके हमारी मुख्य फसल को ना टच करें, हमारी मुख्य फसल फिर बच जाएगी। जैसे पत्ता गोभी के साथ सरसों, जैसे माहू वगैरह है, तो वो हमारा सरसों पर भी अटैक करता है और पत्ता गोभी पर भी बहुत अटैक करता है। तो बीच में अगर हमारी पत्ता गोभी की फसल लगी है और हमने किनारे किनारे सरसों की सोइंग कर दी, तो क्या करेंगे, माहू आएंगे अगर बाहर से, तो हमारी सीधी सी बात है कि सरसों की फसल पर अटैक करेंगे और हमारे पत्ता गोभी की जो फसल होगी वो बच जाएगी। ठीक है, इसी तरह टमाटर व भिंडी के साथ जो है हजारा गेंदा को लगाया जाता है। अगला बात करेंगे प्लांट आइडियोटाइप।
प्लांट आइडियोटाइप्स मतलब होता है आदर्श पौधा कौन सा है, ठीक है। तो वह पौधा जिसमें अधिकतम गुणवत्ता एवं उपज देने के लिए सभी वांछनीय शरीर क्रियात्मक व शरीर रचनात्मक गुण विद्यमान हो, आदर्श पौधा कहलाता है, ठीक है। ये हो गया कि उसमें सारी गुणवत्ता एवं उपज देने के लिए सभी वांछनीय जो भी हमें गुण चाहिए वो सारे उसमें विद्यमान होने चाहिए। ये हो गया आपका प्लांट आइडियोटाइप्स। तो ये कुछ आपको परीक्षोपयोगी बिंदु थे जो हमें उचित लगे कि आप लोगों को देना चाहिए, तो वो हमने आपको दिए हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगी कि सर अच्छी लगी क्लास, ठीक है। और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।